आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर का केमिस्ट्री जो 10th हम सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, तो उसका लेक्चर नंबर 3 है। और उसमें हमने क्या देखना है, लॉ ऑफ मास सेक्शन देखना है। हमने पिछले रिएक्शन में लॉ ऑफ मास सेक्शन को देख लिया था, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, लॉ ऑफ मास सेक्शन थ्रू जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन की मदद से हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की कैसे डिफाइन करेंगे और उसकी केसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमने देखना है। चलिए जी, हम फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को जनरल रिएक्शन की मदद से जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि इसी तरीके से हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब इस केस में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है, तो जो रिएक्टेंट की है वो कंसंट्रेशन हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो शो किया था पिछले के लेक्चर में, तो उसी तरीके से तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनका हमने क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। पहली बात तो यही होगी, जिस तरह पहले हमने किया था, क्या चीज़ कि जो रिएक्टेंट है उनकी जो है ना हमने क्या ले लेनी है, कंसंट्रेशन ले लेनी है। ठीक है जी। दूसरी बात जो हमने करनी है, जो हमने पीछे जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था उसमें नहीं की थी, वो ये करनी है कि ये जो मोल्स पीछे लिख रखे हैं, कोफिशिएंट या मोल्स, इनको दो कह सकते हैं, दो तरीक़ों से। कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या मोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इनको हमने कहाँ लिखना है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट में लिख देना है या पावर में लिख देना है। अब ये जो मोल्स हैं ये किसके हैं, ए के हैं। ठीक है जी। छोटा ए जो है वो मोल्स किसके हैं, बड़े ए के हैं, तो इसी के हमने एक्सपोनेंट में इसको लिख देना है। ठीक है जी। और जो बी के जो मोल है, छोटा बी, तो इसको हमने इसी के पावर या एक्सपोनेंट में लिख देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन बना सकते हैं आसानी से। क्या होगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, पहले तो रिएक्टेंट की जो एक्टिव मास है उसके जो हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके जो मोल्स है या कोफिशिएंट है उनके एक्सपोनेंट में होने चाहिए, विद देयर मोल्स इन देयर एक्सपोनेंट। ठीक है जी। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को थ्रू जनरल रिएक्शन। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम क्या करते हैं, उसी तरीके से जिस तरह हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर केसी को फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हम किस चीज़ का देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही रिएक्शन हो गए, जिस तरह हमने उसके अंदर देखे थे लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमने फाइंड आउट किया था, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी फाइंड आउट किया था। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से अगर हम देखें, तो फॉरवर्ड में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और ये प्रोडक्ट होंगे। लेकिन जब रिवर्स के केस में बात करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, उसका हासिल ज़रब, और उनके जो कंपोनेंट्स उनके जो कोफिशिएंट है उनको हमने क्या ले लेना है, एक्सपोनेंट में ले लेना है। ठीक है जी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो प्रोपोर्शनलिटी की जो अलामत है उसको ख़त्म करें, तो हम कांस्टेंट लगा देंगे बराबर के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के एफ ए की कंसंट्रेशन इसके मोल्स आगे एक्सपोनेंट में, और बी की कंसंट्रेशन और उसके क्या आगे, मोल्स उसके एक्सपोनेंट में आगे। ठीक है जी। ये हमारे पास किसकी आ गई है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन आ गई है। अब हमने दूसरी जो देखनी है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करनी है। तो रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है उस केस में भी हमने क्या करना है, उसी तरीके से। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हो गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, और इनके जो कोफिशिएंट है इनके एक्सपोनेंट में आ जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आर जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, के आर इंटू सी की कंसंट्रेशन सी मोल्स और डी की कंसंट्रेशन उसके डी मोल्स। ठीक है जी। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होगी उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ठीक है जी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो इस केस में हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या है, के एफ ए की कंसंट्रेशन ए मोल्स, बी की कंसंट्रेशन बी मोल्स, उसके बाद के आर रिवर्स के लिए हमारे पास जो है तो के आर सी की कंसंट्रेशन सी मोल्स, डी की कंसंट्रेशन डी मोल्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे की क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो हमने करना क्या है कि जो के आर है इसको हमने इधर नीचे ले जाना है और ये जो कंसंट्रेशन हमने इसको इधर नीचे ले जाना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी कि के एफ बटा के आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट लगा दिए है, ओवर क्या आ जाएगा ए की कंसंट्रेशन ए मोल्स, बी की कंसंट्रेशन बी मोल्स। और हमें पता है कि के एफ ओवर के आर जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, के सी के। तो के सी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, सी की कंसंट्रेशन सी मोल्स, डी की कंसंट्रेशन डी मोल्स और ए की कंसंट्रेशन ए मोल्स और बी की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, बी मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास के सी जो है जनरल रिएक्शन की मदद से हमने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को जनरल रिएक्शन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका के सी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि इसके मोल्स के जो हमने कंसंट्रेशन ली है, केसी लिया है, तो इसके हम यूनिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और केसी की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं ये हमने देखे हैं। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।